विज्ञान के इतिहास में ना कुछ जंग सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे भी लड़ी जाती हैं। आज हम ऐसे ही एक जोरदार बहस की बात करेंगे जिसने ब्रेन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस सब की शुरुआत हुई एक अजीब से ब्लैक रिएक्शन से। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 19वीं सदी की बात है। उस वक्त हमारा दिमाग एक बिल्कुल अनसुलझी पहेली जैसा था। साइंटिस्ट उसे देख तो सकते थे, पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। मशहूर साइंटिस्ट सेंटियागो रैमोन वाइकाजाल ने इसे एक घने जंगल की तरह बताया। एक ऐसा जंगल जहां ये पता लगाना नामुमकिन था कि एक पेड़ कहां खत्म होता है और दूसरा कहां से शुरू। उस जमाने में एक थियरी बहुत पॉपुलर थी जिसे कहते थे रेटिकुलर थियरी। जोसेफ वॉन गेल्लाच जैसे बड़े साइंटिस्ट का ये मानना था कि दिमाग एक बड़ा सा आपस में जुड़ा हुआ जाल है। मतलब सारे न्यूरॉन्स फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक कंटिन्यूस नेटवर्क बना रहे हैं। और इस जाल में इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में इधर से उधर बह सकती थी। तो अब सीन में एंट्री होती है हमारे पहले प्रोटैगनिस्ट की, कैमिलो गोल्गी। उन्होंने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसमें सब कुछ बदल देने का दम था। एक ऐसी टेक्निक जिसे उन्होंने नाम दिया द ब्लैक रिएक्शन। अच्छा, तो ये ब्लैक रिएक्शन काम कैसे करता था? देखिए, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस था। पहले ब्रेन टिश्यू को पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में डालकर सख्त किया जाता था। फिर उसी टिश्यू को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता था। और यहां होता था असली जादू। ये मिक्सचर गिने चुने न्यूरॉन्स के अंदर घुसकर उन्हें पूरी तरह काला कर देता था, जबकि आसपास के बाकी सारे न्यूरॉन्स लगभग ट्रांसपेरेंट ही रहते थे। ये पहली बार था कि कोई एक पूरे के पूरे न्यूरॉन को उसकी हर एक शाखा के साथ साफ साफ दिख सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। जब गॉल्जी ने अपनी ही बनाई हुई टेक्निक से ब्रेन को देखा, तो उन्हें क्या दिखा? वही उलझा हुआ, आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क। उनके लिए तो ये उनकी प्यारी रेटिकुलर थियरी का पक्का सबूत था। उन्हें लगा, हाँ, मैंने साबित कर दिया कि दिमाग एक कंटिन्यूअस जाल ही है। पर कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो, सैंटियागो रैमोन वाइकाजाल। उन्होंने गॉल्जी की बिल्कुल वही स्टेनिंग मेथड इस्तेमाल की, लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर झांका तो उन्हें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाई दी। और बस यहीं से शुरू हुई न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी बहस। तो इस टेबल में देखिए, यही है इस पूरी साइंटिफिक लड़ाई का सेंटर पॉइंट। एक तरफ गोल्गी जो कह रहे थे कि दिमाग एक कंटिन्यूअस नेटवर्क है जहां सब कुछ फिजिकली जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ का हाल जिन्होंने देखा कि नहीं, ये अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स हैं। उनका कहना था कि न्यूरॉन्स एक दूसरे को छूते जरूर हैं पर जुड़कर एक नहीं हो जाते। ये कंटिन्यूटी नहीं बल्कि कॉन्टेग्यूटी है, मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट। और इन्फॉर्मेशन फ्लो के लिए ये छोटा सा फर्क आसमान जमीन का फर्क था। और काजाल सिर्फ स्ट्रक्चर पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी फंक्शनल थ्योरी भी दी जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डायनामिक पोलराइजेशन। उन्होंने साफ साफ कहा कि गोल्गी का मल्टी डायरेक्शनल जाल वाला आइडिया गलत है। सच तो यह है कि इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन के अंदर हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। कैसे? डेंड्राइट्स यानी रिसेप्टर अपैरेटस सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर सिग्नल सेल बॉडी से गुजरता हुआ एक्सॉन यानी एमिशन अपैरेटस से बाहर निकलता है और अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाता है। सोचो, ये कोई अजीब सा जाल नहीं था, बल्कि लाखों वन वे स्ट्रीट्स का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड हाईवे सिस्टम था। तो चलिए इस ऐतिहासिक बहस से सीधा आज की दुनिया में जंप करते हैं और देखते हैं कि कैसे गोल्गी की वही पुरानी टेक्निक थोड़े मॉडर्न बदलाव के साथ आज ये साबित करने के लिए इस्तेमाल हो रही है कि हमारा दिमाग अनुभव के साथ बदल सकता है, फिजिकली बदल सकता है। इसके लिए एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। रिसर्चर्स ने चूहे के बच्चों के 2 ग्रुप लिए। एक था कंट्रोल ग्रुप जिनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया, और दूसरा था टैक्टाइल स्टिम्युलेशन ग्रुप जिनके बच्चों को हर दिन 3 बार 15 मिनट के लिए एक नरम से डस्टर से सहलाया जाता था। सवाल सिंपल था, क्या ये छोटा सा पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल सकता है? और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। इस बार चार्ट को जरा गौर से देखिए। जिन चूहे के बच्चों को सहलाया गया था उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के CG3 एरिया में डेंड्राइटिक कॉम्प्लेक्सिटी यानी न्यूरॉन्स की शाखाओं का जाल कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया। आसान भाषा में उनके न्यूरॉन्स ने सिग्नल रिसीव करने के लिए और ज्यादा ब्रांचेस उगा ली थीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा काजल ने सोचा था। ये इस बात का सीधा सबूत था कि अनुभव दिमाग को बदलता है। ये देखिए, ये है बिफोर पिक्चर। ये कंट्रोल ग्रुप के एक चूहे का पिरामिडल न्यूरॉन है C3 एरिया से। इसकी ब्रांचेस को देखिए जिन्हें डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। पर उतनी घनी नहीं है, थोड़ी कम है।
और अब देखिए आफ्टर पिक्चर। ये उस चूहे का न्यूरॉन है जिसे स्टिम्युलेशन मिला था। फर्क साफ दिख रहा है ना? डेंड्राइटिक स्पाइन्स की डेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उनका घनापन और उलझाव जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। ये इस बात का जीता जागता फिजिकल सबूत है कि अनुभव ने ब्रेन को लिटरली रीवायर कर दिया है ताकि वो कॉजाल के लॉ के मुताबिक सिग्नल रिसीव करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया बना सके। इसी फिनोमिनन को साइंस में कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, और ये बहुत बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब है कि लर्निंग और मेमोरी सिर्फ केमिकल चेंजेस नहीं हैं, वो दिमाग में होने वाले असली फिजिकल बदलाव हैं। हमारे अनुभव हमारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को ही बदल डालते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं गोल्गी और काजाल की इस राइवलरी पर। 1873 में गोल्गी ने अपनी टेक्निक खोजी और 15 साल बाद 1888 में काजाल उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी थ्योरी को चैलेंज कर रहे थे। और ये टकराव अपने पीक पर पहुंचा 1906 में, जब दोनों को एक साथ जॉइंटली नोबेल प्राइज दिया गया। सोचिए जरा, वो नोबेल सेरेमनी कितनी ऑकवर्ड रही होगी। शायद साइंस के इतिहास की सबसे अजीब सेरेमनीज में से एक। तो सवाल वही का वही था, एक ऐसा सवाल जिसने न्यूरोसाइंस को लगभग 50 साल तक बांट के रखा। आखिरकार सही कौन था, गोल्गी या काजाल? क्या दिमाग एक कंटिन्यूअस जाल था या फिर अलग अलग सेल्स का कलेक्शन? जवाब छुपा था इस एक छोटी सी संख्या में, 20 नैनोमीटर्स। कितना होता है ये? 1 मीटर का 20 अरबवां हिस्सा। मतलब इतनी छोटी दूरी जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। पर इसी छोटी सी दूरी ने सब कुछ बदल के रख दिया। फैसले का दिन आया 1950 में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये गोल्गी और काजाल के लाइट माइक्रोस्कोप से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल था। और जब साइंटिस्ट ने इससे 2 न्यूरॉन्स के जुड़ने की जगह पर जूम किया तो उन्होंने उसे देख लिया, एक साफ फिजिकल गैप। यही थी वो 20 नैनोमीटर की सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये इस बात का अटल सबूत था कि न्यूरॉन्स अलग अलग यूनिट्स हैं। गोल्गी का जाल एक धोखा था, काजाल हमेशा से सही थे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे शानदार आयरनी है। कैमिलो गोल्गी ने जिस रेवोल्यूशनरी मेथड को अपनी रेटिकुलर थ्योरी साबित करने के लिए बनाया था, आखिर में वही मेथड एक ऐसा औजार बना जिसने उनकी ही थ्योरी को गलत साबित कर दिया और मॉडर्न न्यूरोसाइंस की नींव रखी। ये इस बात की एक जोरदार याद दिलाता है कि साइंस में कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें वहां से होती हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होता।